दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत टोबैको की वजह से होती है, जिसे घर घर पहुंचाने का काम करती है आईटीसी। जितने भी बड़े सिगरेट ब्रांड्स हैं ना, लाइक इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब, ये सब आईटीसी के अंडर आते हैं। आज ये इंडियन टोबैको मार्केट का 75% शेयर होल्ड करते हैं। यानी मेजॉरिटी ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स जो इंडिया कंज्यूम करता है, लाइक गुटखा, जर्दा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इन सब में आईटीसी का टोबैको यूज होता है। अब ये टोबैको मार्केट में नंबर 1 पर है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि इनकी सारी सेल्स वहीं से होती है। इनकी 38% सेल्स सिगरेट से होती है, अराउंड 10% पेपर बोर्ड इंडस्ट्री से, 22% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एफएमसीजी से 25% और बाकी 5% छोटे मोटे बिजनेस से होती है। यानी सिगरेट्स के अलावा ये क्लासमेट की नोटबुक्स भी बनाते हैं, फार्मर्स को सीड्स भी सेल करते हैं और एफएमसीजी में बिंगो, आशीर्वाद, सनफीस्ट, सेवलॉन और फियामा जैसे बहुत से ब्रांड्स ओन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक सिगरेट बेचने वाली कंपनी अचानक चिप्स और आटा क्यों बेचने लगी, और उसमें भी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे बना दिए। साथ ही जानेंगे इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में, जिनकी वजह से इन्होंने एक के बाद एक 5 अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेसेस बिल्ड कर दिए। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट इन सिगरेट्स को बैन क्यों नहीं करती, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सिगरेट्स की एड्स बैन है तो ये अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं। आईटीसी की शुरुआत 24 अगस्त 1910 में हुई थी। उस टाइम इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था, जो बेसिकली एक ब्रिटिश कंपनी की सब्सिडरी थी। यानी आईटीसी उस टाइम इंडिया में टोबैको की परचेज और सेल करती थी, जिसमें मेन प्रोडक्ट्स थे सिगरेट्स, सिगार्स एंड पाइप टोबैको। बट शुरू में 2-3 साल तक ये सिर्फ टोबैको सप्लाई करते थे, इनका अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। इन्होंने साउथ के कुछ फार्मर्स के साथ कोलैब कर रखा था, फार्मर्स इन्हें टोबैको प्रोवाइड करते और ये आगे उसे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेचते थे। फिर 1913 में इन्होंने बेंगलोर में अपनी पहली सिगरेट फैक्ट्री सेटअप की और अब बारी थी प्रोडक्शन की। तो देखो, आईटीसी के पास टोबैको लीव्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन थी। इन्हें ये पता था कि सिगरेट्स के लिए टोबैको की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और इसी नॉलेज के साथ सिगरेट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई। अब 1913 का टाइम ही कुछ ऐसा था कि लोग उस टाइम स्मोकलेस टोबैको यानी जर्दा, खैनी, ये सब ज्यादा कंज्यूम करते थे, और दूसरा कारण ये भी था कि उस टाइम सिगार्स वगैरह काफी महंगे होते थे। तो इसीलिए आईटीसी जब अपनी सिगरेट्स को मार्केट में लाया तो हर तरफ लोग इनकी सिगरेट्स को खरीदने लगे। फिर जब इन्हें पता लगा कि इंडिया में तो सिगरेट्स की डिमांड ही बहुत है, तो इन्होंने प्रोडक्शन और बढ़ा दी, जिसके चलते इन्होंने 1935 में कैरेरस टोबैको कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। अब धीरे धीरे इनका सिगरेट ब्रांड्स का पोर्टफोलियो बढ़ने लगा। इन्होंने क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, प्लेयर्स और सिल्क आउट जैसे बहुत से ब्रांड्स बना दिए, और इसी के चलते आज ये इंडियन टोबैको मार्केट के लीडर हैं। पर लीडर बनने से पहले 1970 में इन्होंने कंपनी का नेम इंपीरियल टोबैको से चेंज करके इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया। उस टाइम सिगरेट जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स की टीवी एड्स भी चलाई जाती थी, जिससे बड़े तो बड़े बल्कि टीनेजर्स भी इन एड से इन्फ्लुएंस होकर स्मोकिंग करने लगे, और नतीजा ये हुआ कि बहुत लोग कैंसर से मरने लगे। और बढ़ते नंबर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन टीवी एड्स को बैन करने का डिसीजन लिया। हालांकि इंडिया के बाहर ये काम 1970 में ही हो गया था, बट हमारी सरकार को थोड़ा टाइम लग गया, और पूरे 33 साल बाद 2003 में इंडिया में भी इन सिगरेट्स की एड्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया। अब आईटीसी के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब तक इनका सारा बिजनेस सिर्फ सिगरेट्स का ही था। इन्हें पता था कि सेल्स गिरेगी, और वही हुआ। एड्स बंद होते ही आईटीसी की सेल्स गिरने लगी। अब इनकी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिना एड्स के ये प्रमोशन करेंगे कैसे। एज पर रूल्स अब कंपनीज किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन्होंने सहारा लिया मूवीज का। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि जितनी भी वॉयलेंट मूवीज होती है ना, उन सब में आपको भर भर के स्मोकिंग देखने को मिलती है। मूवीज लाइक कबीर सिंह, केजीएफ, एनिमल, इन सब में मोस्ट ऑफ द सीन्स की शुरुआत में ही स्मोकिंग दिखाई जाती है। वो सब इसीलिए क्योंकि कंपनीज इन मूवी प्रोडक्शन हाउस वालों को करोड़ों रुपए पे करती है, और इसकी एडवर्टीजमेंट भी ये स्मार्टली करते हैं। एक तरफ लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और दूसरी तरफ फिल्म का मेन एक्टर स्मोकिंग कर रहा होता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हम वो नहीं करते जो कहा जाता है, हम वो करते हैं जो हमें दिखाया जाता है। और इस तरह ये कंपनीज लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर अपनी मार्केटिंग चालू रखती हैं। अब सिगरेट्स बेच बेच के कंपनी की इमेज थोड़ी खराब हो रही थी, तो इन्होंने एक बार फिर कंपनी का नेम चेंज किया। इन्होंने इंडियन टोबैको कंपनी से चेंज करके सिर्फ आईटीसी कर दिया। यानी अब आईटीसी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, पर सिर्फ नेम चेंज करने से इमेज थोड़ी क्लीन होती है। इसीलिए इन्होंने एक और डिसीजन लिया। सिगरेट्स के अलावा आईटीसी आज 4 और सेक्टर्स में काम कर रही है। इनमें पहला सेक्टर है होटल्स। ये कंपनी 18 अक्टूबर 1975 में होटल बिजनेस में एंटर हुई, और इन्होंने अपना पहला होटल चेन्नई में ओपन किया, जिसका नाम रखा गया था वेलकम होटल बाय आईटीसी।
इनके ज्यादातर होटल्स लग्जरी होते हैं, इसीलिए आईटीसी होटल्स कई सारे वर्ल्ड लीडर्स लाइक बराक ओबामा एंड डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को होस्ट कर चुके हैं। इनके इंडिया में 115 लग्जरी होटल्स हैं, जिनकी वजह से ये देश की 5th लॉन्गेस्ट होटल चेन बन चुकी है। बट इतने सारे होटल्स मिलकर भी आईटीसी का सिर्फ 1.1% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके बाद सेकंड सेक्टर जहां से आईटीसी का 9.5% रेवेन्यू आता है वो है पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग। आईटीसी पेपर बोर्ड बिजनेस में 1979 में आया और आते ही इन्होंने एक कंपनी के साथ काम शुरू किया जिसका नाम था भद्रचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड। फिर 2002 में इस कंपनी को त्रिवेणी टिश्यूज नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज कर दिया। इस पेपर बोर्ड बिजनेस से पहले आईटीसी अपनी सिगरेट्स के लिए टिश्यूज कहीं और से लेते थे, जिससे इन्हें हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। तो इसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने सिगरेट्स के लिए अपना पेपर बनाना स्टार्ट किया। अब आईटीसी के लिए एक ऐसा टाइम आ चुका था जब ये सिगरेट में यूज होने वाले टोबैको, टिश्यू पेपर और पैकेजिंग सब कुछ खुद ही संभाल रहे थे। अब इसी काम को और बढ़ाने के लिए इन्होंने 2004 में बिल्ट इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी को भी एक्वायर कर लिया, ताकि एक तो सिगरेट का प्रोडक्शन टाइम कम हो जाए और दूसरा वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना सके। अब सिगरेट्स के लिए तो ये पेपर बना ही रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि पेपर से तो हम नोटबुक भी बना सकते हैं, तो बना दिए इन्होंने क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट जैसे ब्रांड, और ऐसे आईटीसी स्टेशनरी मार्केट में भी घुस गया। अब क्लासमेट की खास बात यह है कि इनकी नोटबुक्स के पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साथ ही इनकी नोटबुक्स के कवर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डिजाइन्स में आते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक स्पेशलनेस फील होती है। वहीं दूसरी तरफ पेपर क्राफ्ट की नोटबुक्स नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। इनकी नोटबुक्स, पेन्स और स्टेशनरी गिफ्ट बॉक्सेस सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। अब नोइंगली या अननोइंगली जैसे भी हो, पर इन दोनों ब्रांड्स के आने के बाद आईटीसी की वो टोबैको कंपनी वाली इमेज थोड़ी क्लीन हो गई। इसके बाद थर्ड सेक्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, पर फिर भी इस सेक्टर में प्रोग्रेस बहुत स्लो है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है और ना ही क्वालिटी सीड्स का। ऐसे में आईटीसी ने ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंचने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम था ई चौपाल। इस ई चौपाल का पर्पस था कि फार्मर्स को वो नेसेसरी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जिनसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसीलिए इस ई चौपाल के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बहुत से रिमोट एरियाज में फार्मर्स को रीच आउट किया गया और उन्हें जरूरत का सामान प्रोवाइड किया गया। इसी के चलते आज इनके साथ 35,000 विलेजेस से 40 लाख फार्मर्स जुड़े हुए हैं। फिर जब किसानों की अच्छी प्रोडक्शन होने लगी तो आईटीसी ने उनसे एग्री प्रोडक्ट्स खरीदने चालू कर दिए। ये मेनली सोया, व्हीट, राइस, पल्सेस, कॉफी और फ्रूट्स जैसी चीजें किसानों से खरीदकर इंडियन मार्केट में तो सेल करते ही थे, साथ ही फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते थे। और इसी के चलते आज आईटीसी एग्री प्रोडक्ट्स का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने सिर्फ इस एग्री बिजनेस से 12,882 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो आईटीसी के टोटल रेवेन्यू का 21.8% बनता है। अब जब आईटीसी के पास इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट एक्सेस आ चुका था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनसे अपना कुछ बनाया जाए, और ऐसे इनकी एंट्री हुई फोर्थ सेक्टर यानी एफएमसीजी में। एंटर होते ही इन्होंने अगस्त 2001 में किचन्स ऑफ इंडिया लॉन्च किया, जिसमें ये रेडी टू ईट इंडियन डिशेस बनाते थे, ठीक इसी तरह जिस तरह आज की डेट में हल्दीराम्स और बीकानेर वाला बना रहे हैं। फिर अगले ही साल 2002 में ये कन्फेक्शनरी और स्टेपल सेगमेंट में आ गए। यहाँ इन्होंने मिंटो, कैंडीमैन और आशीर्वाद आटा जैसे प्रोडक्ट्स बनाए। अब आटे के बाद बिस्किट की बारी थी, और उस टाइम 2003 में पार्ले अकेला ऐसा ब्रांड था जो बिस्किट मार्केट में रूल कर रहा था। तो आईटीसी ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और उस सेगमेंट में भी सनफीस्ट को ले आए। आज सनफीस्ट ग्लूकोज बिस्किट्स, बाउंस क्रीम बिस्किट्स, मॉम्स मैजिक और डार्क फैंटेसी जैसे बहुत से बिस्किट्स बनाती है, और जो यिप्पी नूडल्स हम खाते हैं वो भी सनफीस्ट के ही हैं। खैर, सनफीस्ट के बाद 2007 के आसपास आईटीसी ने देखा कि लोग पैकेट वाले चिप्स बहुत कंज्यूम करने लगे हैं, और उस टाइम पोटैटो चिप्स मार्केट में सिर्फ लेज का शोर था। तो आईटीसी ने सोचा कि हम पीछे क्यों रहे, और स्नैक सेगमेंट में लॉन्च कर दिया बिंगो। और आज हम सब जानते हैं कि बिंगो टेढ़े मेढ़े पोटैटो चिप्स और मैड एंगल्स जैसे कमाल के प्रोडक्ट्स बनाता है। इसके बाद 2014 में आईटीसी ने गम ऑन च्युइंगम लॉन्च की। फिर अगले साल बी नेचुरल फ्रूट जूसेस लेकर आए। उसके बाद चॉकलेट्स, कॉफी, बीवरेजेस और फ्रोजन फ्रूट्स जैसे बहुत से सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स बनाए। अब पैकेज फूड्स के साथ साथ 2002 में आईटीसी वाले अगरबत्तीज एंड सेफ्टी मैचेस जैसे सेक्टर में भी घुस गए। यहाँ इन्होंने मंगलदीप नेम से एक अगरबत्ती ब्रांड बिल्ड किया, साथ ही होम लाइट और एम जैसी सेफ्टी मैचेस भी यही बनाते हैं। इसके बाद 2005 में ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एंटर हुए। आते ही सबसे पहले इन्होंने फियामा, विवेल और सुपीरिया जैसे साबुन ब्रांड्स बनाए। फिर खुशबू फैलाने के लिए इंगेज डिओड्रेंट्स ले आए। उसके बाद एक स्किन केयर ब्रांड डर्माफिक को एक्वायर किया, और हाल ही में इन्होंने डेटॉल की सेल को देखते हुए सेवलॉन को एक्वायर किया। तो ये वो सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जहां से आईटीसी की 25% सेल्स होती है, यानी सिगरेट्स के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी कैटेगरी से आता है।
अब सिगरेट्स की बात हो ही रही है तो बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ सिगरेट्स बेचकर इन्होंने 22,557 करोड़ का रेवेन्यू किया था। अब हम सबको पता है कि ये टोबैको प्रोडक्ट्स की एड्स बैन है, पर सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देती? तो कारण है टैक्सेस। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग इंडिया में सिगरेट्स पे 52.7%, बीडीज पर 22% और च्यूइंग टोबैको पर 63.8% टैक्स लगता है। यानी अगर आप एक 20 रुपए की सिगरेट खरीदते हो तो उसमें से 11 रुपए सीधा गवर्नमेंट को जाते हैं। फिस्कल ईयर 2020 में सिगरेट से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो था 356 बिलियन इंडियन रुपीस। इसीलिए गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को परमानेंटली बैन नहीं कर सकती। अब देखो, आईटीसी के जितने भी बिजनेसेस है ना, वो सारे इस टोबैको बिजनेस से ही हुए हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये जिस भी सेक्टर में गए, इन्होंने इतनी जल्दी बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे बना दिए। इनकी पहली स्ट्रेटेजी थी एक्सपेंड इन सिमिलर सेक्टर्स। आईटीसी ने एक इंडस्ट्री की नॉलेज से ही दूसरी इंडस्ट्री में एंट्री ली। सबसे पहले इनके पास सिर्फ टोबैको की नॉलेज थी, तो इन्होंने टोबैको के लिए पहले फार्मर से टाई अप किया और फिर उस टोबैको से सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। फिर फार्मर से जो कनेक्शन था उसके यूज से ये व्हीट, कॉफी, फ्रूट्स इन सब के एक्सपोर्ट बिजनेस में आए। फिर जब इनके पास अनाज का डायरेक्ट एक्सेस आ गया तो ये फ्रूट्स, चिप्स, आटा और नूडल जैसी कैटेगरीज में आए। यानी हर बिजनेस पिछले बिजनेस से जुड़ा होता है, ये कभी भी एकदम नई मार्केट में एंटर नहीं होते। इसके बाद आईटीसी की दूसरी स्ट्रेटेजी है 1 by 1 एक्सपेंशन। आईटीसी ने कभी भी 2 सेक्टर्स में एक साथ प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए। ऑल्दो इनके पास हजारों करोड़ों का बजट होता था, फिर भी इन्होंने एक एक करके सारे बिजनेसेस बिल्ड किए। 2002 में ये आशीर्वाद आटा लेकर आए, फिर 1 साल बाद इन्होंने सनफीस्ट बिस्किट लॉन्च किया और उसके भी 7 साल बाद 2010 में ये ईपी नूडल्स लेकर आए। यानी कोई भी स्टेप ये जल्दबाजी में नहीं लेते, पूरी मार्केट को रीड करने के बाद ही ये एक एक करके ब्रांड्स बिल्ड करते हैं। और इसीलिए इंडिया में आज ये यूनिलीवर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।